हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक एंड फैक्ट में स्वागत है। देखिए, मद्दनजर सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है आपका, अब तो सबको को सेंटर भी पता चल गया हो। चलिए डायरेक्ट आते हैं सवाल पे। यहाँ पे देखिए, ये जो न्यू पैटर्न पे आधारित है वॉल्यूम 2 का रुक्मणी का, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बनते हैं। ठीक है, और जितने भी टीचर्स लोग हैं ना, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। सब अलग अलग सेट बनाते हैं, बस इन्हीं में से कलेक्शन चूज करके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए डायरेक्ट मतलब सोचेंगे कि आधा 30 मिनट में 100 क्वेश्चन कर लें। जितना दिन बचा है दिन भर में 2 बार भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा ना। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन ने किया था। कहाँ पे किया था? तो कोलकाता में किया था। याद रखिए, कोलकाता में किए थे। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है ना। इसका मुख्य कार्य क्या था? इनका मुख्य कार्य यही था कि हिंदू धर्म में सुधार करना था। हिंदू धर्म में सुधार करना था, सभी धर्मों को अच्छाई अपनाना था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसको देखते हैं, संसदीय प्रणाली शासन में देखिए सरकार का मुखिया कौन होता है? संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है दोस्तों? तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, 75 के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति के 52 में, है ना, और मुख्यमंत्री 163 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अच्छा वो तो पहला था। तो पहला का आप देख लेते हो, 1828 में कोलकाता में हुआ था ना, राजा राममोहन ने किया था। अग्रदूत भारत का, आधुनिक भारत का इन्हें पिता कहा जाता है ना। नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये तो मैंने अभी बता दिया। देखिए क्या संसदीय प्रणाली में क्या था, सरकार का मुखिया, तो इसका भी मैंने अभी बताया था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत के राज्य मरनम, देखिए मरमम नागी जनजाति का कहाँ पे पाया जाता है? मरनम नागा जनजाति कहाँ पर पाया जाएगा? म से मरनम और म से मणिपुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कि किस अनुच्छेद के में शामिल किया गया? भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? 11वां कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में शामिल किया गया था। देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ये देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत यही हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है ना। सबसे ऊंचा है भारत का। वैसे विश्व में माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2 आता है दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर आता है आपका कंचनजंगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना की किस वर्ष से शुरुआत कब हुई थी? बताइए, भारत में पहली पूर्ण जनगणना यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन की सहायता से, है ना। 1872 में, याद रखिएगा, शुरुआत होता है लॉर्ड मेयो के जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने 1872 में किया था। लेकिन नियमित जनगणना यानी कि पूर्ण रूप से जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन की सहायता से। ठीक है ना, किसने 1800 देखिए किसने 1215 ईस्वी में तराइन का युद्ध में यल्दोज राज को हराया था? यल्दोज राज को किसने हराया था? तो यसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यही हराया था। ठीक है ना, देखिए क्या है, भारत में वनों के प्रकार के संबंध में आबूनस, महोगनी और शीशम के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? बताइए, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव वन कोलकाता में पाए जाते हैं, यानी कि पूर्व वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पनपाती वन में चित्तेदार हिरन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, चित्तेदार हिरन पाए जाते हैं, चित्तेदार हिरन पाए जाते हैं पनपाती वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, आधुनिक इतिहास में कौन सा कथन सही है? बताइए, सॉरी आधुनिक बोल रहे हैं, भारत के इतिहास में कौन सा कथन सही है? बताइए, कथन सही है आपको बताना है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए, अंग्रेजों ने भारत में मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और क्या है, टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में रक्षा करते हुए अपने श्रीरंगपट्टनम में युद्ध में मारा गया, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में होता है ना। 1700, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही कौन है? 1 और 3, इसका राइट आंसर सी। देखिए हिंदी साहित्य में भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये सब याद रखिएगा। ठीक, देखिए साखी शबद रामायणी की रचना किसने किया था? साखी शबद रामायणी की रचना किसने किया था? बताइए किसने किया था साखी शबद? तो ये कबीर हो जाएंगे। इसका ट्रिक है, ट्रिक याद, ये याद कर लो, रैस याद कर लो। ठीक है ना, याद करना है तो रैस से क्या हो जाएगा? रैस हो जाएगा रेमनी, है ना, रेमनी हो जाएगा, रैस रेमनी हो जाएगा, और स से शब्द होगा, फिर स से साखी हो जाएगा। ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो इसलिए ट्रिक की इस्तेमाल भी किया कीजिए। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी का नामकरण कौन का किया था? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था पुरानी हिंदी का नामकरण, इन्होंने ही दिए थे। ठीक है, चंद्रशरी शर्मा गुलेरी। चलिए मैथ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग को। ठीक, देखिए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में। देखिए रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में अनुमान लगाया कि परमाणु अस्थिर होते हैं। अनुमान लगाए कि परमाणु अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक में परित घूमने की त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर्पिल, है ना। सर्पिल आकार का नाभिक इलेक्ट्रॉन में घूमते रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 सही होगा 1 गलत होगा, यानी आपको गलत क्वेश्चन को कलेक्शन करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा?
गलत कौन सा है? तो देखिए लेंस में प्रकाशित केंद्र को गुजरने वाले प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख अश्व समांतर निकलेगी, ये गलत है। बाकी देखिए सब सही है। लेंस द्वारा उत्पादित आवर्धन बीम की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी संबंधित है, बिल्कुल। बीम की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बिल्कुल समांतर है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन कांच के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन कांच के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तित होता है, इसका ये भी सही है, ठीक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन VBI है, मान लो ये क्वेश्चन आप देखे भी होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपके कौन हो जाएंगे? बताइए। तो ये हो जाएंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हो जाएगा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, बिल्कुल डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। चलिए क्या है प्राकृतिक, देखिए वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु से स्थिर, देखिए देखिए वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय का त्वरण क्या होगा? देखिए वृत्ताकार पथ पर गतिमान का कण रेखीय वेग में स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार की पथ की त्रिज्या घटती है वैसे अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय में क्या होगा? अपवर्तित होते रहता है, ठीक है ना। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण रेखीय वेग में स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार की त्रिज्या घटती है तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा? अपवर्तित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? साल्मोनेला का एक लक्षण नहीं है, बाकी सब है, एक नहीं होगा इसमें से, बताइए क्या होगा? तो ये उल्टी जो होगा ये साल्मोनेला लक्षण का नहीं है, बाकी सब है। पेट में ऐंठन, प्रवाहिक और बुखार, ये सारे के सारे साल्मोनेला संक्रमण के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुलवत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? देखिए कुलवत, देखिए क्या है, भारत में इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। देखिए 1857 में महिलाओं ने भूमिका के बारे में क्या मतलब कथन सही है? बताइए 1857 की क्रांति में महिलाओं की भूमिका के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल, बिल्कुल यही सही है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का याद रखिएगा पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, याद रखिएगा गंगाधर राव, और बेटा का नाम था दामोदर, ठीक है ना। और बेगम हजरत जैसी महिलाएं जो थी वो बहादुर द्वितीय शाह की पत्नी हुई, याद रखिएगा बहादुर द्वितीय शाह की पत्नी हुई थी, ठीक है ना, द्वितीय शाह की पत्नी हुई थी। इन्होंने अंग्रेजों को सारा योजना बचा दिया था, इसलिए 1857 की क्रांति ऐसा है ना जो इन्हीं की वजह से सफल था। इन्हीं की वजह ने, और भी कोई कारण है, ठीक है, ये इनका भी हाथ था, इन्होंने अंग्रेज को सारा योजनाएं बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, हाँ और एक और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को अकेली मर्द का संख्या किसने दिया था? ह्यूरोज नामक कोई अंग्रेजी ब्रिटिश थे, उन्होंने दिया था, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा चौहान ने इनकी एक कथा पे लिखी है, ठीक है ना। देखिए क्या है, कौन सा भगवान जगन्नाथ के पूजा के लिए समर्पित है? निम्न कौन सा भगवान जगन्नाथ पूजा के लिए समर्पित किया गया है? बताइए कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित किया गया था? पूजा के लिए समर्पित रथ यात्रा, बिल्कुल इसका रथ यात्रा कहाँ पे? उड़ीसा में, याद रखिए भगवान जगन्नाथ माता उड़ीसा में है, ठीक। चलिए डायरेक्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, और मतलब बहुत हम लोग मतलब थोड़ा झपटपट में निकल रहे हैं ना, अब बहुत कुछ तो बता भी रहे हैं। देखिए क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? दिल्ली में कब कब्जा किया था? तो 1857 में, सितंबर 1857 में, याद रखिएगा दिल्ली पर कब्जा कर लिया था सितंबर 1857 में। देखिए प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था सितंबर 1857 को, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली, देखिए क्या है, 3 फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को 2 स्टेशनों के बीच चली थी, बताइए कौन से 2 स्टेशनों के बीच चली थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा मुंबई बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, 3 फरवरी 1925 में मुंबई बीटी और कुर्ला के बीच चली थी। 3 सितंबर 2025 को भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, बिल्कुल इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल तक काम करेगा, ठीक है ना। देखिए मध्य प्रदेश में काट और दहन कृषि को नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में काट और दहन की कृषि को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये हो जाएगा दहिया, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में काट और दहन की कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है, दहिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए मलवा पठार बताइए, मलवा पठार, तो मलवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा मलवा पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए सोनसिंह समिति के संतुष्टि में क्या होता है? भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा कथन जोड़ा गया था? किसे जोड़ा गया था बताइए? तो ये हो जाएंगे आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सोनसिंह समिति में, है ना। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। सोनसिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में और कौन कौन से जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है आपका? सपा याद रखना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों हो जाएगा। चलिए
छ ध्वनि का उच्चारण का स्थान बताइए क्या है, छ ध्वनि का उच्चारण का क्या हो जाएगा। तो एक ट्रिक था जो KTM2 के से क्या हो जाएगा, ख ग घ में आता है जो छ छ छ में जो आएगा, यानी कि टी से तालू किधर है, तालू तलब, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए छ छ छ में आता है ना, छ आता है छ छ छ में, च छ ज, तो छ आ गया ना, तो छ किस में, तालु में। तो याद रखिएगा KTM2 के से हो जाएगा कंठ, के से हो जाएगा कंठ, ती से तालु, एम से मूर्धन्य जो मुंह से होता है, और डी से दांत, और ओ से ओठ, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, कौन सी कृति जैसी की है, कौन सी कृति जैसी की है। तो दोस्तों ये कन्हावत है जो जैसी की है ना, कौन सी कृति जैसी की है, तो कन्हावत जैसी का हो जाएगा। इस रचनाओं के लेखक के साथ सुमेलित कीजिए कि रेखाएं, ठीक है। देखिए क्या, इन रचनाओं में अनेक लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन कौन लेखक किस किस के साथ, कौन कौन लेखक के किस किस की रचना है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए रेखाएं बोली क्या है, रेखाएं बोल उठी, किसमें किन की है, तो ये है देवेंद्र सत्यार्थी का है, देवेंद्र सत्यार्थी का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और चौथा तो मतलब ए सी तो खत्म हो गया तीनों में, और बचा मतलब इसमें क्या है, अब सेकंड मिलाते हैं क्या हो जाएगा। और देखिए क्या है, अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा का B1 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे देख लेते हैं। ठीक है, रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है ना। रेखाएं बोल उठी रचनाएं किनकी है, तो देवेंद्र सत्यार्थी के। अतीत का चलचित्र किनकी है, तो महादेवी वर्मा का है। जिंदगी मुस्काई किसकी है, तो जिंदगी मुस्काई किसकी है, याद रखिएगा। देखिए मिल का पत्थर राम कुमार शर्मा का है, मिल का पत्थर राम कुमार शर्मा का है। और जिंदगी मुस्काई ये श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल की हो जाएगी, सॉरी श्रीलाल शुक्ल की नहीं, एक्चुअली इसकी जिंदगी मुस्काई ये इसकी हो जाएगी, कन्हैया लाल का हो जाएगा। ठीक है ना, कन्हैया लाल मिश्र भड़वाकर का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैथ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसको रोक कर वीडियो बनाने का। देखिए निम्नलिखित में किस हार्मोन में अत्यधिक कुशिंग और सिंड्रोम कारण बनाता है, जो परिणाम का वजन बढ़ाता है। देखिए निम्न में से कौन सा शरीर है जो हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन में कुशिंग सिंड्रोम के कारण बनता है और परिणाम स्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है। बताइए किस हार्मोन्स की वजह से होती है ऐसा। तो ये आपके हो जाएंगे कॉर्टिसोल्स की वजह से ना, कॉर्टिसोल्स। देखिए शरीर में वजन अगर बढ़ेगा या ये सिंड्रोम के कारण, देखिए कौन से सिंड्रोम के कारण होती है, तो याद रखिएगा कॉर्टिसोल सिंड्रोम के कारण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, धारावाहिक चालक यानी करंट ट्रेनिंग और कंडक्टर के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। धारावाहिक चालक के द्वारा क्या होता है, बताइए। धारावाहिक चालक के द्वारा क्या होगा, धारावाहिक चालक के द्वारा होगा संकेंद्रिक वृत्त, है ना। देखिए किसी धारावाहिक चालक में क्या होगा, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्रिक वृत्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यदि कोई पिंड सरल रेखा से अनुदिश के संदर्भ में सापेक्ष गति कर रहा है और समय इसका इतना दिया हुआ है, समय x दिया हुआ है, इसकी स्थिति में x1 है और समय t2 और t पर tx2 है, तो समय का अंतराल के दौरान पिंड का औसत कितना होगा, बताइए औसत पिंड कितना हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आपके x2 - x1 और t2 - t1, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एक बार देखिएगा। ठीक है ना, देखिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस पर रखा जाता है और प्रतिबिंब में लेंस की दूरी कितनी होगी, कहाँ पे बनेगा। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर रखते हैं और जल में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 33.33 सेंटीमीटर बना लेंगे इसको। ठीक है ना, लेंस के प्रतिबिंब ऐसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखने पर उत्तल लेंस में 50, इसके दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब का लेंस में कितनी होगी। लेंस का मात्रक याद रखिएगा, डायोप्टर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा साथ में। ठीक है, इसी से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए गोल कृमि संघ किससे संबंधित है, गोल कृमि संघ किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपको एस्क्लेमेंथिस से, गोल कृमि एक्सलेमेंथिस। ठीक है ना, देखिए क्या भारतीय संविधान को कौन सा अनुसूची में राज्य की सीटों का आवंटन का स्वरूप प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुसूची सभा में सीटों का आवंटन का रूपरेखा प्रस्तुत करती है, तो ये हो जाएंगे चौथी अनुसूची में हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन रूपरेखा करती है, तो चौथी अनुसूची में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद में कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य करने के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति का प्रावधान पर केंद्रित है। कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति का प्रावधान पर केंद्रित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है ना, याद रखिएगा अनुच्छेद
42 में है, ठीक है। ये कौन सा राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत मतलब क्या करा है कि कार्य किए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य जी से प्रशासन किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन, जो जिले का प्रशासन है, किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी दोस्तों? तो किसकी जिम्मेदारी हुआ करता था? तो ये हो जाएंगे प्रादेशिक का, है ना। इसका राइट आंसर प्रादेशिक हो जाएगा, प्रादेशिक, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में जिले का प्रशासन किसकी जिम्मेदारी थी? प्रादेशिक की जिम्मेदारी थी। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना के तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है? देखिए, भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है? बताइए कौन सी है? तो हो जाएंगे योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग 2014 में, ठीक है। भारत में कौन सा एजेंसी पंचवर्षीय योजना के तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग 2014 तक। देखिए क्या, ग्रामीण बैंकों में महिलाओं के बच्चे के साथ विकास का कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास कार्यक्रम का वर्ष किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये हो जाएंगे आपके 1982 में, ठीक है ना। याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को किस विकास कार्यक्रम पर आरंभ किया गया था? तो 1982 में आरंभ किया था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बच्चों को विकास का कार्यक्रम, ठीक है ना। देखिए, काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है? ये हो जाएंगे उत्तरी भारत में, बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तरी भारत, ठीक है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। देखिए, क्या निम्न से कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण में शामिल है? निम्न से कौन सा अर्थव्यवस्था उदाहरण में शामिल है? कौन सा अर्थव्यवस्था उदाहरण में शामिल हो जाएंगे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। ये भारत में जो है ना विकसित अर्थव्यवस्था उदाहरण में सभी में शामिल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन और जापान, ठीक। देखिए, स्थापना वर्ष आरबीसी में, देखिए स्थापना में कौन सी वो स्थापना आरबीसी में आई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीसी, रिजर्व आरबीआई, सॉरी आरबीसी बोल रहे हैं एक्चुअली मुझसे। देखिए क्या है, किस वर्ष स्थापना किया गया था आरबीआई का, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकई में, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में, ठीक है ना। देखिए, आरबीआई में रिजर्व मुख्यालय कहाँ पे था? तो कोलकाता में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था जब इसका स्थापना हुआ था? तो कोलकाता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। गढ़ फतह का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? गढ़ फतह का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गढ़ फतह का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम करना, ठीक है। गढ़ फतह करना मतलब कठिन काम करना, इसका हो जाएगा मुहावरा, ठीक है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संधि, देखिए राजेंद्र प्रसाद का संधि विच्छेद बताइए। राजेंद्र प्रसाद की नहीं, राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए। राजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताइए, क्या हो जाएगा? तो राजा प्लस इंद्र, है ना, राजेंद्र हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, ठीक। याद रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल सुपरलेटिव डिग्री। सी इज द कुकिंग फूड ऑफ हैवी टेस्टेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? मोर द मोस्ट डेलिकेशियस हो जाएगा। ये देखिए, आपको द्विघात समीकरण बताना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो इसका देखो, इसको जो जोड़ो घटाओ तो गुना करो तो 8, जोड़ो घटाओ तो 4, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे ही बनाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है द्विघात समीकरण में, ये कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका राइट आंसर वैसे बना के चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस इतना इतना दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर न्यू पैटर्न पे ये सारे के सारे आधारित है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे क्या होता है कि अगर एक्स प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर पूछे तो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर इसका पूछेगा तो एक्स क्यू माइनस ऐसे ही करके 2 होता है, 3 होगा, या फिर 3x होता है, या फिर कुछ ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो 64 बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 64 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 2 5, हाँ बिल्कुल इसका ऐसे ही बनेगा, ठीक है, बन गया। ये कैसे होगा? तो देखिए क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x, ठीक है। तो जब एक्स के मान कितना है? 4 दिया हुआ है,
तो 4 का जब आप क्यू करेंगे और फिर 3x में फिर 4 से गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। 64 में जब 12 घटाएंगे तो 52 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, ये सब मैथ को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा जरूर से। देखिए क्या, जलीय पदार्थ में उपचयी अपशिष्ट जलीय पदार्थों द्वारा अपचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। बताइए किसमें? तो ये हो जाएगा विसरण में, है ना। देखिए क्या, जलीय पदार्थ में उपचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। विसरण के माध्यम से जलीय पदार्थ में उपचयी अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 58 नंबर में देखते हैं, सिंथेटिक्स ऑक्सीन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किस में किया जाता है? 2,4-D का उपयोग किस किया जाता है? हार्बिसाइड में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्बिसाइड। याद रखिएगा, सिंथेटिक ऑक्सीड जो है ना, सिंथेटिक ऑक्सीन जो 2,4-D का उपयोग आमतौर पर हार्बिक, याद रखिएगा, आमतौर पर हार्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर 2,4-D का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? हार्बिसाइड में उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा अभिक्रिया का उत्पादक है? निम्न से कौन सा अभिक्रिया का उत्पादक हो जाएगा? अभिक्रिया का उत्पादक हो जाएगा। निम्न में कौन सा अभिक्रिया का उत्पादक को क्या कहेंगे? तो दोस्तों क्या कहेंगे इसको बताइए। तो ये हो जाएगा Zn2 और फिर H2O। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे। देखिए, जलीय जीवों में श्वसन और जलीय जीवों में श्वसन दर, स्थलीय जीवों में श्वसन दर, जलीय जीवों में श्वसन दर और स्थलीय जीवों में श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज कौन होता है? तेज होती है, क्यों? जलीय जीवों की श्वसन दर और स्थलीय जीवों की तुलना के दर में ज़्यादा तेज होती है, क्यों? तो इसका रीजन बताइए क्यों? तो ये ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, इसलिए ये तेज होती है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत के पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना तो बड़ी अच्छे से जानते होंगे, ब्राह्मी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना। 1994 में कालिया समिति गठन, 1994 में कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? कालिया समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। कालिया समिति का गठन 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिश के पीछे कौन से व्यक्ति कौन थे? बताइए, प्रमुख व्यक्ति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर कौन से व्यक्ति थे? चेम्सफोर्ड और मोंटेग्यू थे ना। चेम्सफोर्ड और मोंटेग्यू थे, चेम्सफोर्ड और मोंटेग्यू थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चेम्सफोर्ड और मोंटेग्यू थे। ठीक है ना। देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 में किसका उल्लेख किया जाता है, किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? तो मौलिक अधिकार को, है ना। भाग 3 में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया था। कितना? 12 से 35, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति तो कृषि से संबंधित है ना। भारत में सेवक एशियाई खेल कहाँ से आयोजित किया गया था? भारत में सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा खेल 11वें एशियाई में बीजिंग 1990 के एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वाश, है ना। स्क्वाश, एक सेकंड, सॉरी, स्क्वाश नहीं होगा, वो कबड्डी होगा, है ना। देखिए क्या है, तो कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल में 1990 में शामिल किया गया था? तो कबड्डी को शामिल किया गया था, है ना। देखिए, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वो गिरनार के पर्वत को रुद्ररामन, है ना। बिल्कुल इसका राय ऑप्शन नंबर सी, रुद्ररामन, यही था। देखिए, आइडेंटिटी पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइनिंग वर्ड वाओ यू हैव गॉट ए ग्रेट स्कोर, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? बताइए। तो ये हो जाएगा इंटरजेक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, चूज द एप्रोटिक साइन ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि चॉटिक्स में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कंफ्यूज। ठीक है, देखिए, चेंज ऑफ द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस ऑफ द बॉडी ऑफ लाउड्स द बिगर, तो ये हो जाएगा द बिगर वाज ए लाउड्स एट द बॉय। ठीक है, वॉइस इसका, एक्टिव वॉइस इसका ये हो जाएगा। देखिए, नैनो सेकेंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब हुआ था? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नैनो मिशन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो नैनो मिशन की शुरुआत कब हुआ था?
तो ये हुआ था 2007 में, याद रखिएगा 2007 में शुरू किया गया था। देखिए भारत के पहले बीमा केल 5000 जो काली 5000 जो है से किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएंगे DRDO और बार्क के द्वारा, है ना, बार्क के द्वारा, DRDO बार्क के द्वारा हुआ था। भीम वेपन काली, जो भीम वेपन काली थे जो 5000 था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? DRDO बार्क के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए, साइक्लोपेंटेन एकल संयोजक बंधों का कुल संख्या कितनी होती है? साइक्लोपेंटेन एकल संयोजक बंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 15। साइक्लोपेंटेन एकल संयोजी बंधों का कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 15 हो जाएगी, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि, बताइए। देखिए, अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारकों में ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तो कहा जाता है कि यह क्या है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो ये उपचयन से गुजर रहा है ना, उपचयन से गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अवस्थानी के पर आधारित है। देखिए, आधुनिक अवस्थानी तत्वों पर आधारित परमाणु क्रमांक पर आधारित है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 1906 में प्रकाशित देखिए 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान तृतीय था। आगा खान तृतीय 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आगा खान तृतीय। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, है ना, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था और संपत्ति हटाकर 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था 1978 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित भारत में किस राज्य में राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, वो निम्नलिखित में क्या है जो भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की शक्ति को अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा अनिवार्य शक्ति। बाकी सब शक्तियाँ मौजूद है, अनिवार्य शक्तियाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित कौन सा सबसे बड़ा खारा पानी का जल का निकाय है जो जॉर्डन और पश्चिम बंगाल इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? खारे पानी का जल। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे खारा जल का निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी मृत सागर हो जाएगा, ठीक है ना। मृत सागर सबसे खारा पानी का झील है, याद रखिएगा। 4 जनवरी 2026 न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में शपथ ली। 4 जनवरी 2026 के न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक ने उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कब ली थी? तो सिक्किम के उच्च न्यायालय में, सिक्किम के उच्च न्यायालय से, ठीक है ना। देखिए, 26 जनवरी में भारत के देशवासियों के लिए नया EB4 वीज़ा यानी बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया गया। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? चीन में, है ना। वीज़ा जो लॉन्च किया था वो चीन किया था, ठीक है ना। वर्ष 2026 में आयोजित 92वें G7 शिखर सम्मेलन में मेजबान कौन सा देश करेगा? 2026 में कौन सा देश करेगा G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा 2026 में? तो ये फ्रांस करेंगे, ठीक है। फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस करेंगे। जी शिखर सम्मेलन अब कैसे याद करोगे? जी शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, G7 शिखर का सम्मेलन फ्रांस करेगा। हाल में किस शहर में भारत का पहला असलम मुक्त शहर को घोषित करने का दिशा का महत्वपूर्ण प्रगति की है? हाल में किस शहर में भारत का पहला असलम मुक्त शहर घोषित करने का दिशा का महत्वपूर्ण प्रगति की है? हाल में किस शहर में भारत का पहला असलम मुक्त शहर घोषित करने की दिशा का महत्वपूर्ण प्रगति की है? तो ये हो जाएंगे आपके सूरत इज़ द राइट आंसर बी, ठीक है। देखिए, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में आयोजन 2026 में किया गया। देखिए, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स में आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपके दमन और दीव में किया जाएगा ना। द्वितीय खेलो इंडिया गेम्स का 2026 में जनवरी 2026 में दमन और दीव में किया जाएगा द्वितीय खेलो आयोजन का, ठीक है।
मिसकॉन्सेप्शन के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? मिसकॉन्सेप्शन का हिंदी शब्द क्या होगा? तो ये आपका भ्रम हो जाएगा, ठीक है ना, भ्रम हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड क्या हो जाएगा? जेनरेसिटी। ट्रांसफर, देखिए सॉरी ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट आंसर, यानी ही इज द एजर फॉर ऑफ रिजल्ट, फॉर हेयर रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो ये सी इज़ द एजर ऑफ द हेयर रिजल्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये सब अब बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, बना लीजिएगा, बहुत इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो रोककर। वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में इसको बनाइए। तो ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी, ये कितना का अंतराल पे जा रहा है? दो के अंतराल पे जा रहा है। देखिए बनाना चाहेंगे तो हम लोग सब मैथ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम टेकन करना है ना। देखिए एच के बाद जे, जे के बाद एल, यानी कितना बढ़ रहा है? यानी कि 8 के बाद ये एच 8वां नंबर पे आता है, तो जे के बाद 10वां नंबर पर आएगा, तो ये हो जाएगा। ए बी में भी 2 बढ़ रहा है, जे के बाद फिर उसके बाद एल, इसमें भी 2 नंबर पर। तो देखिए ईजी है। जो जी के बाद क्या हो जाएगा? जी, यानी जी 7 7 2 9, यानी आई आ जाएगा। बाकी आई सब में है। और फिर एन के बाद भी दूसरा नंबर देखिए आई हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 2 16, 16 में पी आता है, ठीक है, पी हो जाएगा। के के बाद फिर 2 हो जाएगा, 13 2 15, 15 में क्या आ जाएगा? ई के बाद देखिए जी 2, इसमें के के बाद यानी किंग्स 11, 11 के बाद 13, 13 एम आता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। IPM हो जाएगा, IPM हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो ये सब आप बना लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, युग्म को पहचानना और एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बताइए। जैसे फ्रांस गैलिस्टर, जैसे ये क्या करा है? उस शब्द युग्म को चयन कीजिए जो व्यक्ति किसी संबंधों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। हिंदू शब्द भाषा में अक्षरों को, संख्याओं को, ठीक है, आधार में एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे गैलिस्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं होगा, एमओ नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या है, मानव शरीर में कौन सा अंग इलियम, कौन सा अंग इलियम श्रेणी, एक सेकेंड, मानव शरीर में कौन सा अंग इलियम श्रेणी खंड और जंगनास्थि में मेल से बनता है? जंगनास्थि में मेल से बनता है, तो ये हो जाएंगे निबंध अस्थि, है ना, नितंब अस्थि हो जाएगा, नितंब अस्थि। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो श्रेणी खंड यानी कि नितंब अस्थि से जनसंघी के रूप में मेल से बनता है, ठीक है। देखिए निम्न से कौन सा तत्व कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणी गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणी गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में रहता है, बताइए कौन रहता है? तो ये होता है क्लोरीन, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अपारमाणविक कण प्रदर्शित करते हैं। अपारमाणविक, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अपारमाणविक कण प्रदर्शित करता है। और कौन करता है? तो कण और तरंग प्राकृतिक दोनों। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अपारमाणविक कण और तरंग प्राकृतिक दोनों करता है। भारतीय विज्ञान संस्था शोधकर्ताओं के सितंबर 2024 में नैनो मटेरियल पर आधारित समाधान में भूजल की भारी, देखिए भूजल में किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है 2024, सितंबर 2024 में? तो क्या रखा है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम को, है ना, क्रोमियम को कम करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, भारी धातुओं की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो 100वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई घर में बेकिंग और निकवाथन के लिए किया जाता है। और बेकर ईस्ट के वैज्ञानिक नाम क्या है? बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी हो जाएगा, सेरेबिसी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं और चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।